जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उपकार क्लासेस आरबीएल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से इतिहास के हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन बने हुए हैं उन्हें हम देखने की कोशिश करेंगे। इतिहास के जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में हुए हैं एसएससी जीडी में तो उन्हें हम एक या दो वीडियो में पूरे कराने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार से हर एक टॉपिक है, इतिहास का अलग, भूगोल का अलग, संविधान का अलग, सभी हम वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे और प्लेलिस्ट में डाल देंगे, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी हो और जानकारी हो जाएगी किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसी आधार पर आगे पूछे जाएंगे। तो हम लोग देखेंगे, आज इतिहास से स्टार्ट करेंगे और सभी टॉपिक को धीरे धीरे से कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हड़प्पा स्थलों पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइन का निर्माण करने के लिए ले गए थे। क्या ले गए थे? ईंटें, दरवाजे, कांसे के धरण, लोहे की पटरियाँ। तो यहाँ पे जो लोग बता रहे हैं कि ईंटें ले गए थे तो वो बिल्कुल सही है। तो क्या सही हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धोलावीरा शहर को डैश डैश भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। 5, 2, 3, 4। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ देखेंगे हम लोग कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, तो बोलेंगे 3। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन। कह रहा है, धौलावीरा और लोथल की प्राचीन सभ्यता बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य डैश डैश में स्थित हैं। गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो आपका आंसर होगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे हम लोग। अगला है इसी में, लोथल सभ्य स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने की थी? ए ऑप्शन है डी आर शाहानी, बी ऑप्शन है आर एस विशिष्ट, सी ऑप्शन है एस आर राव और डी ऑप्शन है आर डी बनर्जी। तो बताइएगा कमेंट करके कौन सा हो सकता है। इसमें से हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा एस आर राव। दोस्तों आपको करना क्या है, क्वेश्चन आने से पहले आप वीडियो को थोड़ा सा रोक लें और पढ़ें क्वेश्चन को और देखें कि हमारे हिसाब से क्या होगा, कि हम जो बता रहे हैं वो सही है या गलत है। तो इससे क्या होगा, तुरंत रिवीजन भी हो जाएगा, तो मालूम चल जाएगा हमको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो रोक करके आप आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और अपने हिसाब से आंसर दे, जब हम बताएं तो उसको मैच कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगरपंतन बंदरगाह शहर नहीं था? बालाकोट, राखीगढ़ी, लोथल और अगला है खिरसारा। तो पांचवें का क्या हो जाएगा? पांचवें का जो साथी बी बता रहे हैं, बी जो साथी बता रहे हैं राखीगढ़ी। क्या बता रहे हैं? राखीगढ़ी, उनका बिल्कुल सही है। अगला देखेंगे। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक डैश डैश के आसपास बने होते थे। कुएं, अंगीठी, आंगन, पानी की टंकी। तो यहाँ 6वें का क्या हो जाएगा? जिन साथियों का आ रहा है सी ऑप्शन वो बिल्कुल सही हैं, आंगन। ठीक है, क्या हो जाएगा? आंगन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित हैं? राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? गुजरात। दोस्तों हो सकता है कि वीडियो में थोड़ा सा क्वेश्चन अभी जो हैं लेंदी क्वेश्चन हुए, ठीक है। आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इसलिए वीडियो को पूरी ज़रूर देखना, क्योंकि शुरुआत से जज नहीं किया जा सकता है वीडियो में कैसे क्वेश्चन हैं। और आप अंत तक ज़रूर बने रहना, देखना बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के होंगे जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के महानिदेशक बने और उन्हें प्रायः भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है, इसको आपको ज़रूर याद कर लेना है। तो क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर कनिंघम, डोमिनिक एस्किथ, अगला है जेम्स प्रिंसेप एओह्यूम। तो अधिकांश लोगों को मालूम होगा फिलहाल ये, तो क्या हो जाएगा इसमें? ए हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। चलिएगा 8वें का ए हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग 9वां क्वेश्चन अपना। 9वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की कौन सी धातु वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई है? कहाँ से? ओमान से। चलिए, चांदी, तांबा, सोना, टिन। तो क्या हो जाएगा आपके हिसाब से? चांदी, तांबा, सोना, टिन। पूछा गया है, देखो 22 में पूछा गया जीडी में। ये सब क्वेश्चन 24-25 जो आपका 25 में पेपर होगा 2025 में, इसमें पूछे जाने की संभावना बनती है। चलिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा? तांबा। जितने लोग तांबा बता रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा, प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बनाया गया था? कोसी, यमुना, रावी, गंडक। तो क्या हो जाएगा? 10 का हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। 10 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 11 कह रहा, डैश डैश शहर कच्छ के रण में खादिर बेट, जिसे बेट भी कहा जाता है, पर स्थित था, जहाँ ताज़ा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी। इसमें क्या हो जाएगा? 11 में हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो और धोलावीरा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धोलावीरा, ठीक है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, धोलावीरा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों को तांबा संभवतः वर्तमान समय के डैश डैश से प्राप्त होता था। तांबा कहाँ से? राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, ओडिशा। तो आपका आंसर आना चाहिए राजस्थान। क्या आएगा? राजस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? कह रहा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है। ऑप्शन है शिल्पवेद, गंधर्ववेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद। तो 13 का क्या सही हो जाएगा? आयुर्वेद। क्या सही हो जाएगा? सी, आयुर्वेद। 13 का सी हो जाएगा। वेद कितने हैं? 4 हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। पूछा जाता है सबसे पुराना वेद, तो बोलेंगे ऋग्वेद, ठीक है। अगला का ऋग्वेद डैडक सूक्तों का संग्रह है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ये तो सभी को मालूम होगा कि 1028 सूक्त हैं। कितने हैं? 1028 सूक्त हैं। अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? अभी बताए हैं, तो सबसे पुराना कौन सा वेद है? सी हो जाएगा, ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 16 नंबर कह रहा है हमारा, ऋग्वेद के मंत्रों के समूह डैश डैश कहलाते हैं? सूक्त, सूत्र, यामी, अध्याय। तो क्या कहलाते हैं? ए हो जाएगा, सूक्त कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सूक्त। अगला है
कह रहा वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग डैश डैश वर्ष पहले हुई थी। 2500, 3500, 2000, अगला है 5000। तो 17 में दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर? 3500। ठीक है, क्या हो जाएगा? 3500। अगला देखेंगे, भारत में लौह युग डैश डैश काल में जुड़ा है, जो लगभग 1500 ईस्वी ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चला। मौर्य, मुगल, ब्रिटिश, वैदिक। तो 18 का क्या हो जाएगा? डी, वैदिक। ठीक है, 18 क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, वैदिक। चलिए आगे देखेंगे, 19 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा लौह युग का सबसे आम उपकरण डैश डैश था, जिसका उपयोग पेड़ों को काटने, लकड़ी काटने और एक हथियार के रूप में किया जाता था। कुल्हाड़ी का, आरा मशीन, छेदक, तलवार। तो 19 का क्या हो जाएगा? कुल्हाड़ी। क्या हो जाएगा? कुल्हाड़ी। ठीक है साथियों, चलिए दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एलिफेंटा गुफाओं में डैश डैश संप्रदाय से जुड़े शैल चित्र रॉक आर्ट का संग्रह है। विष्णु, बुद्ध, शिव, तीर्थंकर, महावीर का। तो 20 का क्या हो जाएगा? शिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? शिव। जो लोग सी बता रहे हैं, सी, शिव हो जाएगा। अगला है, अपने महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? अच्छा क्वेश्चन है, अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? वैशाली में, लुम्बिनी में, कुशीनगर में, सारनाथ में। तो जितने लोग कह रहे हैं सी ऑप्शन हो जाएगा, इसका भी सी सही है। ठीक है, कुशीनगर में दिए थे। कहाँ दिए थे? कुशीनगर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 22 नंबर। 22 नंबर कह रहा है, गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह डैश डैश में मनाई जाती है। माघ में, फागुन में, चैत्र और वैशाख। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लोगों को डाउट कर जाता है, क्योंकि हिंदी महीने कम याद रहते हैं लोगों को। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, वैशाख। ठीक है, बुद्ध शाक के गण नामक एक छोटे गण से संबंधित थे और एक डैश डैश थे। क्या थे? ब्राह्मण थे, वैश्य से, क्षत्रिय थे, शूद्र थे। तो 23 का क्या हो जाएगा आपका? क्षत्रिय थे। ठीक है, क्या थे? क्षत्रिय, सी हो जाएगा। अगला देखेंगे, 24 नंबर क्या कह रहा है? 24 नंबर थोड़ा थ्योरिकल जैसे है। गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या बताना है? यहाँ आपको जरूर देखना क्या रहा, सही है या नहीं, ये देखना होता, नहीं तो गलती हो जाती है। पहला दिया है, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। दूसरा कह रहा, गौतम बुद्ध एक छोटे गण से संबंधित थे, जिसे शाक्य गण के नाम से जाना जाता था। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसमें कहेंगे आप कि दोनों सही हैं। ठीक है, क्या सही है? दोनों सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है, गौतम बुद्ध ने बौद्ध के लिए अपना रास्ता खोजने का फैसला किया और बिहार के बोधगया में डैश डैश के पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान लगाया। तो इसका क्या हो जाएगा? पीपल के, साल के, टीक के, नीम के। तो 25 का क्या हो जाएगा? पीपल। ठीक है, जितने लोग पीपल बता रहे हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की भाषा में दी। प्राकृत में, तमिल में, हिंदी में, उड़िया में। तो 26 का क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे प्राकृत में। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे हम लोग। 26 तक हो गया था, हम लोग 27 देखेंगे। 27 देखेंगे, कह रहा है,
जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो बोलेंगे कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र। जितने लोग बता रहे हैं महाराष्ट्र, सी ऑप्शन वो बिल्कुल सही है। ठीक है, महाराष्ट्र। अगला है जैनियों के दिगंबर संप्रदाय द्वारा पर्यु कह रहा है पर्युषण पर्व का आयोजन डैश डैश दिनों के लिए किया जाता था? 12, 16, 14, 10। तो 28 का क्या हो जाएगा बताइएगा। चलिए, इसका हो जाएगा डी 10। ठीक है, 10। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्नलिखित में से किसके लिए अधिक कठिन था? जैन धर्म के नियमों का पालन करना किसके लिए अधिक कठिन था? कारीगरों के लिए, व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए, महाजनों के लिए। तो क्या हो जाएगा इसमें? सबसे ज़्यादा कठिन किसके लिए था जैन में के? किसानों के लिए था। किसके लिए था? किसानों के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वर्धमान महावीर जैन धर्म के अंतिम और डैश तीर्थंकर थे। बार बार पूछा जाता है दोस्तों क्वेश्चन ये। धर्म वर्धमान महावीर जैन धर्म के अंतिम और डैश डैश तीर्थंकर थे। कौन थे? तो बोलेंगे हम अंतिम और करा वर्धमान में जैन धर्म के अंतिम और 24वें। कौन तो हो जाएगा आंसर? डी ऑप्शन हो जाएगा, 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं था? क्या पूछ रहा? नहीं था, इसको ध्यान देना थोड़ा सा। नहीं था। कुरु, कोशन, अंग, कामरूप। तो कौन नहीं था पूछ रहा, तो आप बताएंगे कि कामरूप। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कामरूप। कामरूप। अगला है निम्नलिखित में से कौन वज्जी महाजनपद की राजधानी थी? वज्जी महाजनपद की राजधानी गया, वैशाली, पाटलिपुत्र, अंग। तो 32 का क्या हो जाएगा? वैशाली। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने वज्ज पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात की थी? किससे? बुद्ध के लिए बुद्ध से मुलाकात की थी। तो राधागुप्त, वश्यकार, अशोक, यश। तो आप बताइएगा आंसर इसका क्या होगा? तो वश्यकार थे। कौन थे वो? वश्यकार। आपका आंसर हो जाएगा बी, वश्यकार। अगला है पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले डैश डैश कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। कह रहा कई वर्षों तक मगध की राजधानी राजगृह थी, सारनाथ थी, उज्जैन थी, तक्षशिला था। तो दोस्तों आंसर आ गया होगा काफ़ी लोगों का। इसमें आएगा ए ऑप्शन, राजगृह। चलिए 35 नंबर देखेंगे हम लोग अब। प्राचीन काल में नदी के दक्षिण के क्षेत्रों को मगध के नाम से जाना जाता था। मगध के नाम से यमुना, नर्मदा, गंगा, ताप्ती। तो 35 का क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, गंगा। ठीक है, जितने लोग बताएं सी वो बिल्कुल सही है। अगला है सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? बहुत पूछा जाता है दोस्तों, सबको मालूम होगा। इसमें तो ऑप्शन भी नहीं देखना है, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका 326 ईसा पूर्व। कौन सा हो जाएगा? 326 ईसा पूर्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था? तो आपको बताना है चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त कह रहा है, चंद्रगुप्त द्वितीय कह रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य कह रहा है, अशोक कह रहा है। तो क्या हो जाएगा 37 का? जितने लोग कह रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीद को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। अमीन टॉस तृतीय, फिलिप द्वितीय, सेलूकस निकेटस। अमीन टास द्वितीय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेलूकस निकेटर। सी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे 39 नंबर। 39 नंबर कह रहा है मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था।
डैश डैश के आसपास में के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था? पाटलिपुत्र, तक्षशिला, लुम्बिनी, उज्जैन। तो बोलेंगे क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। अगला देखेंगे, कह रहा मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त के रक्षक शाही जुलूसों के दौरान सोने और चांदी से सजाए गए डैश डैश की सवारी करते थे? घोड़ों, हाथियों, बैलों, एक सिंगे, मतलब यूनिकॉर्न। तो क्या हो जाएगा इसका? हाथियों। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज किस वर्ष में की गई थी? कंधार अभिलेखों की खोज तो बताएंगे 1956, 1960, 1958, 1954। तो क्या सही हो जाएगा बताइए ज़रा कमेंट करके। 41 में क्या सही हो जाएगा? तो 41 का हो जाएगा 1958। क्या हो जाएगा? 1958। ठीक है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? कलिंग युद्ध पूछता है बहुत ज़्यादा। तो कलिंग युद्ध बताएंगे, सभी को मालूम होगा, अशोक। किसके? अशोक। डी। सम्राट अशोक डैश डैश के पुत्र थे? सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? अजातशत्रु के, बिंबिसार के, चंद्रगुप्त मौर्य के, बिंदुसार के। तो किसके थे? बिंदुसार और बिंबिसार में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है दोस्तों, तो आपको बताना है कि बिंदुसार ना। क्या हो जाएगा? बिंदुसार। डी ऑप्शन सही हो जाएगा 43 का। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। इसमें कह रहा निम्नलिखित में से 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से अशोक के शासन में एक प्रांतीय राजधानी थी? प्रांतीय राजधानी, तक्षशिला, उज्जैन। बताना। ए ऑप्शन है एक और दोनों, केवल दो, ना तो पहला ना तो दूसरा। डी ऑप्शन है केवल पहला। तो क्या हो जाएगा? एक और दो, दोनों, तक्षशिला और उज्जैन दोनों। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, तक्षशिला और उज्जैन दोनों, ए ऑप्शन। ठीक है, ए। आय कह रहा है मौर्योत्तर काल में डैश डैश वे पुरुष और महिलाएं थे जिनके पास जमीनें नहीं थी? क्या नहीं थी? जमीनें। गृहपति, ग्राम भोजक, भूमिहार, दास कर्महार। तो 45 का क्या हो जाएगा? दास कर्महार। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल कितने द्वार थे? पूछ रहा कितने द्वार थे? 64, 125, 261, 366। तो क्या हो जाएगा 46 का आंसर? बोलेंगे 64 द्वार थे। कितने थे? 64। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 47 नंबर। 47 नंबर कह रहा निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मौर्योत्तर काल में रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था? किसको? रेशम मार्ग को। शुंग, सातवाहन, चेर, कुषाण। तो 47 का क्या हो जाएगा आपका? बोलेंगे कुषाण। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला है, मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था? कह रहा विजय का त्याग कर दिया था। बोलेंगे अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, दशरथ। तो यहाँ पे 48 का क्या हो जाएगा? अशोक था। वो कौन था? अशोक था। मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो 258 BC, 249 BC, 245 BC और 232 BC। तो बताएंगे कि आपका 49 नंबर का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 232 BC। दोस्तों 50वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था? सांची का महान स्तूप बनाया गया था? अशोक, बिंदुसार, बृहद्रथ, चंद्रगुप्त। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, अशोक। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई थी? बार बार पूछा जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन। आप बोलेंगे अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई थी? सभी को लगभग मालूम होगा कि अर्थशास्त्र जो लिखी गई थी आपकी कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य।
विशाख दत्त पूछा जाता किसकी है, विशाख दत्त, तो विशाख दत्त किसकी है, कमेंट करके आप बताना इसको। विशाख दत्त ने किसको लिखा था, ठीक है, विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस किसकी है, कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था, धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था। ऑप्शन दिए हैं अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, दशरथ। तो 52 का हो जाएगा आपका ए, अशोक। क्या हो जाएगा, अशोक। अगला है, दिया हुआ है, अशोक ने अपने शिलालेख में उल्लेख किया है कि उसने राजा बनने के बाद डैश डैश कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। 7 वर्ष, 10 वर्ष, 9 वर्ष, 8 वर्ष। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर कितना, 53 का क्या हो जाएगा दोस्तों बताना। डी ऑप्शन हो जाएगा ना, कि बी होगा। बिल्कुल जितने लोग कह रहे हैं डी होगा उनका बिल्कुल सही है, 8। ठीक है। अगला है, कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र, सूक्तावली, मुद्रा राक्षक, इंडिका। तो 54 का क्या हो जाएगा, अर्थशास्त्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग फास्ट देखेंगे वीडियो ताकि बहुत लंबी ना हो, हम लोगों का रिवीजन बहुत आसानी से हो जाए। ठीक है, तो अगला देखेंगे हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं हम लोग। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने बौद्ध धम्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया था। किसने उठाया था, बिंदुसार ने, अशोक ने, वर्धन ने और संप्रति ने। तो किसने उठाया था, तो बताएंगे कि अशोक ने उठाया था। कौन उठाया था, अशोक ने। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कंबलों और डैश डैश अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, पूर्वी भारत, उत्तर भारत। तो क्या हो जाएगा इसका, बताएंगे। जितने लोग कह रहे हैं उत्तर भारत, वो बिल्कुल, दक्षिण भारत वो बिल्कुल सही है। तो दक्षिण भारत वाले लोग बिल्कुल सही हैं अपनी जगह पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग फिर। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में नहीं स्थित नहीं है। कौन नहीं है, कंधार, कलशी, गिरनार, मस्की। तो क्या नहीं है, आंसर आएगा कंधार। क्या आएगा, कंधार आ जाएगा। ठीक है, कंधार। अगला है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी डैश डैश थी। बताइएगा जरा कमेंट करके कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो आपका आस्थान ऑप्शन दिए हुए हैं, तक्षशिला, स्वर्णगिरी, पाटलिपुत्र, उज्जैनी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, लगभग पता होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। दिया हुआ है, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है कि यह एक बड़ा और सुंदर शहर है जो एक विशाल दीवार से घिरा हुआ है। इसमें 570 मीनारें और डैश डैश द्वार हैं। तो 570 दीवारें और द्वार कितने हैं, अभी बताए हैं, आगे क्वेश्चन आया भी था कि इसमें द्वार कितने हैं। तो इसमें 64 द्वार हैं। ठीक है। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था। अंतिम शासक पूछ रहा है आपसे, तो लगभग सभी को आंसर मालूम होगा, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन जरूर याद होगा। कौन अंतिम कौन था, बृहद्रथ था। ठीक है, कौन था, बृहद्रथ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे 61 नंबर। मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक डैश डैश के अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे, जैन धर्म के, इस्लाम धर्म के, सिख धर्म के, बुद्ध धर्म के। तो आपका आंसर कितना आएगा, बोलेंगे बुद्ध धर्म। डी ऑप्शन हो जाएगा, बुद्ध धर्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। धम्म और एक प्राकृत शब्द है। धम्म क्या है, धम्म शब्द एक प्राकृत शब्द है जिसका संबंध प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक से है। रुद्रदामन, राजा राजचोल प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक। तो बताइएगा किससे है। तो जितने लोग कह रहे हैं डी ऑप्शन अशोक, तो वो बिल्कुल सही है। अगला है देखेंगे 63 नंबर कह रहा है,
भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? शुंग वंश के, तो शुंग वंश के कौन थे सभी को मालूम होगा, पुष्यमित्र शुंग थे। कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी हैं? चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी हैं कुमारी कन्या, कन्या कुमारी, कुमार देवी, कन्या देवी। तो क्या हो जाएगा? कुमार देवी। ठीक है, डी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन 64 का सी हो जाएगा। 65 में देखेंगे, निम्नलिखित में कौन मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था? मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक पूछ रहा है आपसे। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, बृहद्रथ, अशोक। तो 65 का दोस्तों क्या हो जाएगा? बिंदुसार। ठीक है, क्या हो जाएगा? बिंदुसार। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मौर्यों के पतन से लेकर गुप्तों के उत्थान दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक की अवधि को भारतीय इतिहास में डैश के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है बताना है आपको। उत्तर मौर्य काल, पूर्व ब्रिटिश काल, पूर्व मौर्य काल, औद्योगिकरण। तो आपका आंसर आएगा 66 में, क्या हो जाएगा? उत्तर मौर्य काल। चलिए ए ऑप्शन हो गया। 67 नंबर आपका क्या दिया है? अशोक के अधिकांश शिलालेख डैश भाषा में थे और डैश लिपि में लिखे गए थे। तो इनके जो अधिकांश शिलालेख थे किसमें थे? प्राकृत में थे। किसमें थे? प्राकृत में। और ब्राह्मी लिपि क्या थी? ब्राह्मी थी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? मेगस्थनीज, कौटिल्य, कनिष्ठ, हर्षवर्धन। तो क्या हो जाएगा? कौटिल्य। क्या हो जाएगा? कौटिल्य। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति डैश के संकलित की गई थी। हिंदी, पाली, संस्कृत, प्राकृत। तो किसमें की गई थी? संस्कृत। आदि जननी संस्कृत। सभी भाषाओं की जननी क्या है? संस्कृत कहते हैं हिंदी में, आदि जननी। चलिए अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था बताइएगा। सभी को मालूम होगा, समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। चलिए अगला देखेंगे, चरक को डैश के जनक के रूप में जाना जाता है। चरक क्या थे? एक आयुर्वेदक थे। ठीक है, आयुर्वेदता के नाम से जाने जाते थे। किसके? आयुर्वेदता। चलिए सी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 72 नंबर, कह रहा इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किसकी प्रशस्ति की खुदाई की गई है? इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किसकी प्रशस्ति की खुदाई की गई है? तो आंसर क्या आना चाहिए आपका बताइएगा जरा कमेंट करके। चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त द्वितीय, अगला है चंद्रगुप्त, अगला है स्कंदगुप्त। तो जितने लोग कह रहे हैं कि सी डी ऑप्शन हो जाएगा, उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, कि इस समुद्रगुप्त हो जाएगा। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना डैश द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? कुमारगुप्त के द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, स्कंदगुप्त के द्वारा। फिलहाल आप सभी का आंसर आ गया होगा, इसका आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखित प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ के रचयिता कौन थे? इलाहाबाद के रचयिता, स्तंभ के रचयिता कालिदास, भास, हरिसेना, अगला है विशाख दत्त। तो इसका क्या हो जाएगा? हरिसेन हो जाएगा, मतलब हरिसेन। सी ऑप्शन हो जाएगा, सी हरिसेन। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने पश्चिमी क्षेत्रों में शासकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम। तो 75 का क्या हो जाएगा साथियों? इसका भी सी हो जाएगा। जितने लोग कह रहे हैं सी वो बिल्कुल सही हैं। चलिए अगला देखेंगे हम लोग, 76 नंबर कह रहा है, गुप्त साम्राज्य को अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस अवधि के दौरान ज्ञान
के किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है? तो बताना है आपको नारीवाद, मातृतंत्र, अगला है विज्ञान कला साहित्य, अगला है लैंगिक समानता। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा विज्ञान कला और साहित्य। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गौरी और डैश वंश के कन्नौज के जयचंद्र के बीच हुई थी। तो 77 का क्या हो जाएगा आपका गहड़वाल। क्या हो जाएगा गहड़वाल, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? शुंग वंश। पुष्यमित्र, वसुमित्र, देवभूति, अगड़िमित्रा। तो क्या हो जाएगा इसमें 78 का हमारा हो जाएगा पुष्यमित्र। चलिए अश्वघोष जिन्होंने बुद्धचरित की रचना की डैश के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? तो इसमें क्या हो जाएगा कनिष्ठ के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? कनिष्ठ के दरबार में रहते थे। चलिए अगला क्वेश्चन साथियों है, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक थे? हर्षचरित के लेखक सभी लोग जानते हैं, बाणभट्ट थे। ठीक है, कौन थे? बाणभट्ट थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे दोस्तों, हम लोग फटाफट रिवीजन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन साम्राज्य की स्थापना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? 1700, 2100, 2800, 2400। तो जितने लोगों का आंसर आ रहा कि 2100 वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश डैश ने उन्हें रोक दिया। कौन थे वो चालुक्य नरेश? तो बताएंगे, सभी लोग जानते होंगे पुलकेशिन द्वितीय। प्रसिद्ध शासक कनिष्ठ डैश वंश के थे। कनिष्ठ किसके थे? तो ये तो सभी को आना चाहिए दोस्तों, वैसे कुषाण के थे। किसके थे? कुषाण के थे। चलिए अगला देखेंगे 84 नंबर, सातवाहन डैश भारत में एक शक्तिशाली राजवंश थे। सातवाहन कैसा था? दक्षिण। ठीक है, सातवाहन दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली थे। कहाँ थे? दक्षिण भारत में, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला कह रहा है, हर्षवर्धन का राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था? 2, 3, 5, 4। तो 85 का क्या हो जाएगा? 4, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला देखेंगे, शुंग द्वारा उपयोग की जाने वाली लिपि ब्राह्मी एक प्रकार थी और इसका उपयोग डैश भाषा लिखने के लिए किया जाता था। संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू। तो 86 का क्या हो जाएगा आपका आंसर? संस्कृत। क्या हो जाएगा? संस्कृत। हर्षवर्धन द्वारा कितने संस्कृत नाटक लिखे गए थे? 4, 5, 3, 2। तो 87 का आपका हो जाएगा कि 3 लिखे गए थे। कितने लिखे गए थे? 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों, दिल्ली सल्तनत में मौर्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को डैश के रूप में जाना जाता था? इक्ता, उशर, हुंडी, खराज। तो क्या था इसका आंसर? बोलेंगे इक्ता। अगला है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? पुणे में, दिल्ली में, मैसूर में, आगरा में। तो ये कहाँ स्थित है? बोलेंगे दिल्ली में, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण करवाया था? काफ़ी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। किसने निर्माण करवाया था? हुमायूं ने, मोहम्मद आदिल शाह ने, अकबर ने, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। तो किसने किया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखेंगे साथियों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल के दौरान एक पांडुलिपि तैयार करने के लिए 4 चरण आवश्यक होते थे। निम्नलिखित में से कौन सा चरण उनमें से एक नहीं था? कौन सा चरण नहीं था पूछ रहा है आपसे। तो बताएंगे 91 क्या हो जाएगा? पाठ का लेखन, बंध या बाइंडिंग बनाना, अगला पाठ को संपादित करना। यही दोस्तों नहीं था। क्या नहीं था? पाठ को संपादित करना नहीं था। अगला देखेंगे हम लोग, 92 नंबर दिया हुआ है, गयासुद्दीन बलबन ने निम्नलिखित में से किस काल में भारत पर शासन किया था? ऑप्शन है 1266 से 1287। तो पहला ही ऑप्शन सही है दोस्तों। ठीक है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, पहला ही सही हो जाएगा।
अगला दिया है 93 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्त बहिश्त लिखी थी? आगा हसन अमानत, अमीर खुसरो, हरिशेण, चंद्रवरदाई। तो क्या हो जाएगा इसमें? अमीर खुसरो। क्या सही हो जाएगा? अमीर खुसरो। अगला है 1290 से 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर आक्रमण किया था? सैयद, खिलजी, लोधी, तुगलक। तो बताइएगा कौन सा हो जाएगा इसका? 94 का आपका हो जाएगा खिलजी वंश। कौन हो जाएगा साथियों? खिलजी वंश। अगला क्वेश्चन दिया हुआ इसमें, डैश डैश में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया था। इब्राहिम लोदी ने को हराया था, करा बाबर ने पानीपत के में इब्राहिम लोदी को हराया था। तो आपका आंसर आएगा कब? 1526 ईस्वी। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, शेर खान ने डैश डैश में चौसा में हुमायूं को हराया। चौसा। तो आपका आंसर क्या आएगा? 1545, 1537, 1541, 1539। कमेंट करके बताइए दोस्तों क्या हो सकता है इसका आंसर। काफ़ी लोगों को आ भी गया होगा, जिनको नहीं आया है वो अपना देख लें। क्या हो जाएगा इसका? 1539 हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मोहम्मद बादशाह अकबर के किस वित्त मंत्री ने दहसाला नामक कराधान की प्रणाली शुरू की थी? मिर्जा अजीज कोका, अब्दुर रहीम, बैरम खान, राजा टोडरमल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजा टोडरमल बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन जितने लोग बता रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। अगला दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन ए इलाही नाम से एक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत की? बहादुर शाह द्वितीय, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। तो बोलेंगे कौन सा हो जाएगा? 98 का अकबर। क्या हो जाएगा? अकबर। अगला हम लोग देखेंगे, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर, अकबर। तो इसमें हो जाएगा किसके थे? तो आपका आंसर आ जाएगा अकबर। 100 नंबर है दोस्तों, दारा शिकोह अंततः उत्तराधिकार के युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में डैश डैश से हार गए थे। किससे हार गए थे? औरंगजेब से, मोहम्मद आजम से, शेर शाह से, बैरम खान से। तो फिलहाल इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। हम लोग क्या करेंगे, आगे जो 100 से अधिक क्वेश्चन हैं उनको हम अगली क्लास में देखेंगे। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर करें, जिससे कि क्या होगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा, आगे की वीडियो बनाने के लिए हम प्रेरित होंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, मैथ के भी जो बिल्कुल पूछे गए बार बार टॉपिक हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। सोमवार से हम लोग पर डे एक क्लास देंगे आपको, जिससे कि आपकी धीरे से तैयारी हो जाएगी, धीरे धीरे करके। जो लोग सोचते हैं मैथ हमारी कमज़ोर है, वो बिल्कुल बेसिक से सिखाने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग मैथ की क्लास में जुड़ने की कोशिश करेंगे और सभी वीडियो को आराम से देखेंगे, जिससे क्या होगा, आपका रिवीजन बना रहेगा। तो चलिए आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।